नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सुबह 9 बजे की तमाम अहम खबरों के साथ। मैं हूं प्रीति। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। शोपियां में 12 घंटे चला सेना का अभियान। तलाशी के दौरान आतंकियों ने सेना के दस्ते पर किया हमला। एक नागरिक की मौत, 3 जवान घायल। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 2 नक्सली ढेर। सीआरपीएफ और पुलिस के अभियान में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। सुकमा में 11 संदिग्धों से पूछताछ। सार्क उपग्रह की उल्टी गिनती जारी। शाम 4:57 पर होगा प्रक्षेपण। 6 पड़ोसी देशों से अंतरिक्ष के क्षेत्र में बढ़ेगा सहयोग। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पहली वैधानिक जीत। ओबामा केयर की जगह नया हेल्थ केयर बिल पारित। जून में सीनेट में होगा पेश। और अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में भारत का आज मलेशिया से मुकाबला। फाइनल के लिए जीत जरूरी। 21 साल बाद टॉप 100 की सूची में भारतीय फुटबॉल टीम। सेना की अगुवाई में कल दक्षिण कश्मीर के शोपियां में करीब 4000 सुरक्षा बलों ने इलाके में तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी की। इस बीच आतंकियों ने सेना की पेट्रोलिंग पार्टी पर लौटते वक्त हमला किया, जिसमें एक नागरिक की मौत हो गई जबकि 3 जवान घायल हो गए। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में गुरुवार को 12 घंटे तक एंटी टेरर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। घरों में छिपे आतंकवादियों को बाहर निकालने के लिए 1 दर्जन से ज्यादा गांवों की तलाशी ली गई। इस अभियान में राज्य पुलिस, भारतीय सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स के 4000 से ज्यादा जवानों को लगाया गया था। कार्रवाई से पहले स्थानीय लोगों को एक जगह पर इकट्ठा होने के लिए कहा गया था। अभियान के तहत हेलीकॉप्टर और ड्रोन के जरिए आसमान से भी निगरानी रखी गई। तलाशी अभियान पूरा हो जाने के बाद फिर से तलाशी ली गई, लेकिन इस बार खुद को चौतरफा घिरा देख आतंकियों ने देर शाम गोलीबारी शुरू कर दी। इसमें सेना के 3 जवान घायल हो गए जबकि एक नागरिक की मौत हो गई। आतंकवादियों को फरार होने से रोकने के लिए सुरक्षा घेरा मजबूत कर दिया गया है। घाटी में पिछले कुछ दिनों में पुलिसकर्मियों पर हमले और बैंक लूट की घटनाओं में इजाफा हुआ है। बीते सोमवार को आतंकियों ने एक बैंक लूट के दौरान 5 पुलिसकर्मियों समेत 7 लोगों की हत्या कर दी थी। इसके अलावा आतंकियों की तरफ से कई तरह के वीडियो संदेश भी फैलाए जाने के मामले सामने आए हैं। जांच एजेंसियों का मानना है कि इन वीडियो को शोपियां जिले में रिकॉर्ड किया गया है। आतंकियों की तलाश के लिए गुरुवार को चलाया गया ये अभियान बीते दशक में सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए राष्ट्रीय सैन्य रणनीति को जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा। रक्षा मामले से जुड़े कल एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश में कई लोगों की सोच है कि सेना पर खर्च एक बोझ है और सेना को उसका वाजिब हिस्सा नहीं मिल रहा है। सेना प्रमुख ने चीन का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत का वास्तविक क्षमता का एहसास उस समय होगा जब आर्थिक विकास और सैन्य मजबूती साथ साथ होगी। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देशों की चुनौतियों से निपटने के लिए नए सहयोगी और दोस्तों की जरूरत है और पहली राष्ट्रीय सैन्य रणनीति इसमें कारगर साबित होगी। इस साल रक्षा बजट के लिए 2,74,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो जीडीपी का 1.63% है। वहीं चीन उसकी जीडीपी का 3% सेना पर खर्च करता है। छत्तीसगढ़ के नक्सल पीड़ित बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने गुरुवार को 2 नक्सलियों को मार गिराया। सीआरपीएफ और जिला पुलिस के संयुक्त अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई। मारे गए नक्सलियों से 2 टिफिन बम और भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ जिले के भेरमगढ़ थाना क्षेत्र में हुई। वहीं झारखंड में 2 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इनके सिर पर 5 लाख और 15 लाख का इनाम था। इनके पास से गोला बारूद भी बरामद हुआ है। बुधवार को भी महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में सुरक्षा बलों पर नक्सली हमले में 1 जवान शहीद हो गया था और 11 घायल हुए। हमले में C-60 कमांडोज के वाहन को निशाना बनाया गया था। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने कल सुकमा जाकर अधिकारियों के साथ बैठक की और हमले से जुड़ी जानकारी ली। वहीं सुकमा हमले में शामिल होने के आरोप में हिरासत में लिए गए 11 संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। इस बीच पुलिस ने दावा किया है
कि 24 अप्रैल को जवाबी कार्रवाई में 2 नक्सली कमांडर भी मारे गए थे। सुकमा में हुए नक्सली हमले के बाद गुरुवार को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ग्राउंड रिपोर्ट लेने वहां पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें घटना से जुड़े तथ्य और सुरक्षा के मसले पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि नक्सल समस्या से निपटने के लिए नई रणनीति पर जल्द फैसला लिया जाएगा। जो भी रणनीति बनेगी, जो भी सोच रहे हैं, कम से कम हम समय में इसको जल्दी कैसे कंट्रोल पाएंगे, इसका हम सोच रहे हैं। बाकी इसकी रणनीति के बारे में हम ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे। इससे पहले गृह राज्य मंत्री हमले में घायल हुए जवानों का हाल जानने रायपुर के अस्पताल पहुंचे। उन्होंने जवानों के इलाज को लेकर डॉक्टरों से बात की। सुकमा नक्सली हमले को लेकर बड़ी कार्रवाई करते हुए सीआरपीएफ और पुलिस बल ने कई संदिग्धों को हिरासत में लिया है। पुलिस का कहना है कि पकड़े गए लोगों से पूछताछ हो रही है। पिछले महीने सुकमा नक्सली हमले में 25 जवान शहीद हो गए थे और कई घायल हुए थे। 24 अप्रैल को बुरकापल में जो नक्सली घटना हुआ, उसके पश्चात फिर आसपास इलाके में लगातार सर्चिंग ऑपरेशन जारी है। उस ऑपरेशन के दौरान कुछ संदिग्ध लोगों को पुलिस ने इंट्रोगेशन के लिए कार्रवाई की जा रही है। इंट्रोगेशन के पश्चात यदि उनकी कोई भूमिका स्पष्ट सामने आएगा, फिर उनको गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश की जाएगा। उधर सुरक्षा बलों को झारखंड के लोहरदगा नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी कामयाबी मिली है। उन्होंने गुरुवार को आधुनिक हथियारों और 3000 गोलियों का जखीरा जब्त किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। निर्भया गैंगरेप घटना में सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। कोर्ट तय करेगा कि दोषियों को दी गई फांसी की सजा बरकरार रखी जाए या कुछ ढील दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 27 मार्च को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। राजधानी के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने निर्भया मामले के चारों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई थी, जिसे दिल्ली हाई कोर्ट ने 2014 में सही ठहराया था। इसके बाद दोषियों ने सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। चारों अभियुक्तों के अलावा एक आरोपी राम सिंह ने तिहाड़ जेल में ही आत्महत्या कर ली थी, जबकि एक अन्य नाबालिग आरोपी को बाल अपराध न्याय बोर्ड ने सुधार गृह भेज दिया था। राजधानी में 16 दिसंबर 2012 को एक पैरामेडिकल छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पैन कार्ड बनवाने और आयकर रिटर्न भरने में आधार संख्या को अनिवार्य किए जाने से संबंधित याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। आयकर कानून की नई धारा 139 AA की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बहस कल पूरी की गई। इसके पहले केंद्र ने बताया कि सरकार आधार कार्ड को किसी भी योजना में लागू कर सकती है। आधार एक्ट के सेक्शन 7 में ये साफ है कि आधार विभिन्न कामों के लिए अनिवार्य है। केंद्र की तरफ से कोर्ट में अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि आधार कार्ड पहचान संबंधी फ्रॉड से बचने के लिए है, जिसमें फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं और डेटा सुरक्षित तरीके से स्टोर किया जाता है। देश भर में अभी तक कुल 113.7 करोड़ लोगों ने आधार कार्ड बनवाए हैं। केंद्र ने कोर्ट से कहा कि देश भर में 29 करोड़ लोगों के पास पैन कार्ड हैं, जिनमें से केवल 5 करोड़ लोग ही करदाता हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट के जज CS कर्नन ने कल मेडिकल जांच कराने से साफ इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसका आदेश दिया था। इसके लिए 4 डॉक्टरों की टीम पुलिस के साथ उनके घर पहुंची थी। जस्टिस कर्नन ने डॉक्टरों की टीम से कहा कि उनका दिमाग ठीक है। उन्होंने दलील दी कि ऐसी जांच के लिए अभिभावक की सहमति जरूरी है, लेकिन उनका परिवार उनके साथ नहीं है, इसलिए जांच नहीं हो सकती। गोरखपुर में 2007 में हुए सांप्रदायिक दंगे की CBI जांच की मांग पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को तलब किया है। कोर्ट ने उन्हें घटना से जुड़े तमाम दस्तावेज साथ लाने के लिए भी कहा है। इस मामले के आरोपियों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी का नाम भी शामिल है। मामले की सुनवाई 11 मई को होनी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में घटना की जांच CBI से कराने की मांग की गई है। याचिका में आशंका जताई गई है कि राज्य की CBCID दंगों की जांच निष्पक्ष तरीके से नहीं कर सकेगी। बिल्किस बानो बलात्कार मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने 12 दोषियों की उम्र कैद बरकरार रखी है। इसमें से एक आरोपी की मौत हो गई है। 7 लोगों की रिहाई के निचली अदालत के फैसले को बदल दिया गया है। इनमें 5 पुलिस वाले और 2 डॉक्टर हैं। इन्हें सबूतों से छेड़छाड़ का दोषी पाया गया है। अब इस मामले में कुल 18 दोषी हो गए। कोर्ट ने 3 दोषियों के लिए मौत की सजा की CBI की अपील खारिज कर दी। गुजरात दंगों के वक्त बिल्किस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार की वारदात हुई थी।
11 आरोपी जिनको यूडी साल्वी जी के कोर्ट ने 2008 में कन्विक्ट किया था, उन्हें तो कन्विक्ट किया ही है। उनका अपील डिसमिस करते हुए हाई कोर्ट ने उनका उम्र कैद की सजा उनके लिए बरकरार रखी है। साथ साथ 5 पुलिस ऑफिसर जिनका रोल पुरावे और एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने में था, उनको भी हाई कोर्ट ने कन्विक्ट किया है। तो बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है। सीबीआई ने गुरुवार को REI एग्रो के चेयरमैन संजय झुंझुनवाला को गिरफ्तार कर लिया। उन पर बैंकों के साथ 3,871 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप है। कंपनी के एक प्रमोटर को भी हिरासत में लिया गया है। एजेंसी ने कोलकाता की इस कंपनी के खिलाफ 2015 में मामला दर्ज किया था। यूको बैंक की अगुवाई वाले 14 बैंकों के कंसोर्टियम की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। मुख्य आरोपी संजय झुंझुनवाला गुरुवार को विदेश से लौटे थे। सीबीआई की टीम ने उन्हें एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई ने भी उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया था। संजय झुंझुनवाला के खिलाफ संयुक्त अरब अमीरात की ओर से रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जा चुका है। उनके खिलाफ 16 करोड़ UAE दिरहम के गबन का मामला भी चल रहा है। चुनाव आयोग ईवीएम मुद्दे पर 12 मई को सर्वदलीय बैठक बुला सकता है। इसमें विपक्षी पार्टियों की ओर से ईवीएम में गड़बड़ी के मुद्दे पर चर्चा होगी। पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि चुनाव आयोग बैठक के जरिए पार्टियों को भरोसा दिलाना चाहता है कि ईवीएम से छेड़छाड़ संभव नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने पिछले हफ्ते ही इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की बात कही थी। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों ने ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका जताई थी और इस बारे में चुनाव आयोग से शिकायत की थी। कांग्रेस ने संगठन स्तर पर कई राज्यों में बड़ा फेरबदल किया है। उत्तराखंड, पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष बदले गए हैं, जबकि राजस्थान में नया महासचिव बनाया गया है। वहीं पार्टी के लीगल सेल के अध्यक्ष में भी बदलाव हुआ है। पार्टी ने कुल 17 नए पदाधिकारी नियुक्त किए हैं, जिनमें से 10 लोग 50 से कम उम्र के हैं। संगठन में पुनर्गठन की प्रक्रिया को जारी रखते हुए कांग्रेस ने उत्तराखंड और पंजाब में राज्य इकाइयों के नए अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। उत्तराखंड में प्रीतम सिंह को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं पंजाब में सुनील जाखड़ को राज्य में कांग्रेस की कमान दी गई है। राजस्थान में अगले साल होने वाले चुनाव के मद्देनजर पार्टी सचिव और पूर्व राज्यसभा सदस्य अविनाश पांडे को प्रदेश का प्रभारी महासचिव बनाया गया है। उनकी मदद के लिए राज्य में 4 नए सचिवों की टीम भी तैयार की गई है। इसमें विवेक बंसल, काजी मोहम्मद निजामुद्दीन, देवेंद्र यादव और तरुण कुमार को शामिल किया गया है। वहीं विवेक तनखा को कांग्रेस लीगल सेल का अध्यक्ष बनाया गया है। तजर्बा और तरुणाई का बहुत अनूठा और उत्तम मिश्रण सोनिया जी और राहुल जी ने कांग्रेस में पुनर्गठन की प्रक्रिया से दिया है। सबसे बेहतरीन तजर्बेकार लोग हैं और तजर्बा केवल कांग्रेस के पास है, उसका भी करते हैं और एक नई पीढ़ी को आगे जिम्मेवारी के पदों पर बने रहने और आगे बढ़ने का मौका भी देते हैं। यही इस पुनर्गठन की प्रक्रिया का संदेश है। बरखा सिंह को पार्टी से सस्पेंड करने के बाद दिल्ली महिला कांग्रेस का प्रभार साई अनामिका को सौंपा गया है। कुल 17 नए पदाधिकारियों के नामों की घोषणा की गई है। जिन नामों का ऐलान किया गया है उनमें से 10 की उम्र 50 साल से कम है। इनमें अनुसूचित जातियों से भी नए चेहरों को मौका दिया गया है। संगठन की मजबूती के लिए पार्टी ज्यादा से ज्यादा युवा चेहरों को आगे लाना चाहती है। पार्टी ने गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान और गोवा में भी पार्टी संगठन में पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और खबरें जारी हैं, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। I am Bhupen Hazarika. दिल हुम करी घबराए, उस दिन की बात है रमैया, नाव लेके सागर गया। हरे हाहाकार निःशब्द सदा, ओ गंगा तुम गंगा बहती हो यूं। उनकी नजर उनका शहर में इस बार भूपेन हजारिका, सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। डोला डोला। इसरो आज सार्क देशों के लिए उपग्रह प्रक्षेपित करेगा। इसे शाम 4:57 पर प्रक्षेपित किया जाएगा।
कई क्षेत्रों में इसका फायदा सार्क देशों को मिलेगा, हालांकि इसमें पाकिस्तान शामिल नहीं है। इसरो का सार्क उपग्रह पड़ोसी देशों के साथ अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम है। इसका नाम GSAT-9 है। इसे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा जाएगा। इसका फायदा पड़ोसी देशों बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, मालदीव और अफगानिस्तान को मिलेगा। अगर हम लोग ये मिलकर ये काम करेंगे तो ये एक तरह से आपस में जो रिलेशंस हैं उनको सुधारने का भी काम करेगा, क्योंकि हम लोग एक सिंगल कंट्री से ऊपर उठकर हम लोग इसको देख रहे हैं, पूरे पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लोबल विलेज है, पूरे का पूरा विश्व जो है उसी तरह से ये होगा। सार्क सैटेलाइट का वजन 2230 किलो है। इसमें 12 क्यू बैंड के ट्रांसपॉन्डर लगे हैं। इस पर 235 करोड़ रुपए का खर्च आया है। इससे टेलीकम्युनिकेशन, आपदा प्रबंधन, DTH, टेली एजुकेशन और टेलीमेडिसिन जैसे क्षेत्रों में सेवाएं मिलेंगी। GSLV भी एक तरह से हमारे लिए पावर हॉर्स बनता जा रहा है, क्योंकि हमें जब टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट को ऑर्बिट में डालना होगा तो उसमें मार्केट भी बहुत ज़्यादा है इंटरनेशनली अगर उसको देखें। और जो हम लोगों ने क्रायोजेनिक इंजन जो इसके लिए डेवलप किया है वो हम लोगों ने खुद डेवलप किया है, तो हमारी जो कॉस्ट है लॉन्चिंग की वो दूसरी कंट्रीज से कम आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2014 के एक सार्क सम्मेलन में इसका ऐलान किया था। इसका मकसद सार्क देशों के बीच अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। बीते दिनों चीन सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने भी इस कदम की सराहना की थी। अखबार ने भारत और चीन के बीच अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की वकालत की थी। अरुणा ठाकुर, राज्यसभा टीवी। बैंकों के 6 लाख करोड़ के डूबे कर्ज से निपटने के लिए अध्यादेश को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मंजूरी दे दी है। एनपी अध्यादेश को कल देर रात मंजूरी दी गई। इसके तहत बैंकिंग कानून में संशोधन करके आरबीआई को कुछ अधिकार दिए जाएंगे। माना जा रहा है कि इससे कर्ज संकट से निजात मिल सकेगी। भारत ने ब्रिटेन से कहा है कि वो विजय माल्या समेत अन्य भारतीयों के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया सरल बनाए। भारत ने ब्रिटेन को अपने वीजा नियमों को भी आसान बनाने को कहा है, ताकि भारत के छात्रों, पेशेवर लोगों और राजनयिकों के आश्रितों को परेशानी ना हो। इन मसलों पर गृह सचिव राजीव महर्षि और ब्रिटेन के गृह सचिव पैट्सी विल्किंसन के बीच कल दिल्ली में बात हुई। दोनों देशों के बीच वैसे तो प्रत्यर्पण संधि है, लेकिन उसे लागू करने में पेचीदगियों की वजह से आज तक सिर्फ एक व्यक्ति का ही ब्रिटेन से भारत में प्रत्यर्पण हो पाया है, जबकि भारत ने माल्या और ललित मोदी समेत 57 लोगों को प्रत्यर्पित कराने का अनुरोध भेजा है। दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ सहयोग और खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान पर भी चर्चा की। Discussions focused on the processes involved in matters of extradition and the need to further improve these processes. Both sides also agreed to address the challenges of illegal migrants, and both sides committed to work together to ensure the smooth return of Indians overstaying in UK. अमेरिका में ओबामा केयर को रद्द करके नया हेल्थ केयर बिल लाया गया है। नए बिल को प्रतिनिधि सभा में 213 के मुकाबले 217 मतों से पारित किया गया। किसी भी डेमोक्रेट सांसद ने इस बिल के पक्ष में वोट नहीं किया। ट्रंप प्रशासन ने नए हेल्थ केयर बिल को ऐतिहासिक कदम बताया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम घटाने और कई छूट देने का वादा किया है। बिल को अगले महीने सेनेट में पेश किया जा सकता है। 3 महीने के कार्यकाल में राष्ट्रपति ट्रंप की ये पहली वैधानिक जीत है। मार्च में जरूरी समर्थन नहीं जुटा पाने की वजह से मतदान के ठीक पहले इस बिल को वापस ले लिया गया। इसके बाद कई संशोधन करके इसे दोबारा पेश किया गया। इस बीच ओबामा केयर को रद्द करने पर अमेरिका में कई लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। People were suffering so badly with the ravages of Obamacare, and I will say this, that as far as I'm concerned, your premiums, they're going to start to come down. We're going to get this passed through the Senate. I feel so confident. अमेरिका के 11 राज्यों के गवर्नर ने चिट्ठी लिखकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से पेरिस जलवायु समझौते से नहीं हटने की मांग की है। उनका कहना है कि अमेरिका अगर स्वच्छ ऊर्जा की पहल से अलग होता है तो चीन और भारत को इसका सीधा फायदा होगा और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के वैश्विक प्रयास को धक्का लगेगा। माना जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पेरिस जलवायु समझौते को लेकर जल्दी एक तरफा बड़ा फैसला ले सकते हैं। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका इसमें एक तरफा सहयोग कर रहा है।
वातावरण को साफ रखने के लिए जो पैसा दिया जा रहा है वो सिर्फ अमेरिका की ओर से दिया जा रहा है। भारत, रूस और चीन जैसे बड़े देश इसमें सहयोग नहीं दे रहे हैं। सोमालिया में सुरक्षा बलों की गलती से सरकार के एक मंत्री की जान चली गई। मंत्री को आतंकी समझकर उनकी कार पर गोली चला दी गई। हमले में मारे जाने वाले मंत्री का नाम अब्बास अब्दुल्लाही शेख सिराजी है। सिराजी सोमालिया सरकार में सार्वजनिक कार्य मंत्री थे। दरअसल सोमालिया में बीते कुछ साल से अल-शबाब आतंकी संगठन सक्रिय है, जिसकी वजह से यहाँ अक्सर आतंकियों के खिलाफ अभियान चलाए जाते हैं। गुरुवार को सुरक्षा बल की राजधानी मोगादिशु की सड़कों पर गश्त हो रही थी। इस दौरान सुरक्षा बलों ने एक कार को रोका और गोलियां बरसा दी। कार के अंदर सरकार के मंत्री बैठे थे। फिलहाल 2 सुरक्षाकर्मियों को हिरासत में लिया गया है। और बात खेलों की। सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप में आज भारत का मुकाबला मलेशिया से होगा। फाइनल से एक जीत दूर भारतीय हॉकी टीम मेजबान मलेशिया को हराने के इरादे से मैदान में उतरेगी। दोनों टीमों के बीच मुकाबला दिलचस्प होने की उम्मीद है। पिछले मैच में जापान को हराने के बाद भारतीय टीम के हौसले बुलंद हैं। भारत ने जापान को 4-3 से हराया था। वहीं भारत टूर्नामेंट की अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है। और भारतीय फुटबॉल टीम 21 साल में पहली बार टॉप 100 की सूची में शामिल हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संघ की सूची में भारत 3 अन्य देशों के साथ संयुक्त रूप से 100वें नंबर पर काबिज है। इससे पहले भारत फीफा रैंकिंग में शीर्ष 100 में 1996 में पहुंचा था। एशियाई देशों की AFC रैंकिंग में भारत 11वें पायदान पर बना हुआ है। भारत को हाल ही में कंबोडिया, म्यांमार के खिलाफ मिली जीत का फायदा मिला है। भारतीय फुटबॉल टीम अगला अंतर्राष्ट्रीय दोस्ताना मैच 7 जून को लेबनान के खिलाफ खेलेगी। इसके बाद AFC कप में 13 जून को किर्गिस्तान के साथ मुकाबला होगा। देहरादून में इन दिनों देश के सबसे बड़े सांस्कृतिक महोत्सवों में से एक विरासत का आयोजन किया जा रहा है। विरासत के जरिए देश की लोक कला और विविधता को एक मंच पर लाने की कोशिश की जा रही है। ये तस्वीरें हैं देहरादून के आयोजित सबसे बड़े सांस्कृतिक समारोह विरासत की। हर साल की तरह इस साल भी विरासत के मंच पर कई सांस्कृतिक विरासतें एक साथ नजर आईं। देहरादून के डॉक्टर BR अंबेडकर स्टेडियम में आयोजित हो रहे इस भव्य समारोह में गुरुवार को एक तरफ उत्तराखंड के परंपरागत जागर थे, आसाम का बिहू था, तो वहीं मथुरा की रासलीला भी। विरासत का जो मंच था उसमें आने के लिए कोई भी कलाकार चाहेगा कि मैं इस मंच में जाऊं, और इतने बड़े मंच में आना एक कलाकार को अपने आप में एक वो होती कि मैं इस मंच में पहुंच रही हूँ। विरासत हमारे उत्तराखंड में हो रहा है, तो हमारे उत्तराखंड के कलाकारों को ज़्यादा वरीयता मिले तो ज़्यादा अच्छी बात है। प्रसिद्ध सितार वादक और पंडित रविशंकर के शिष्य शुभेंद्र राव और नीदरलैंड्स मूल की सेलो वादक सास्किया ने अपनी जुगलबंदी से भारतीय शास्त्रीय संगीत की अद्भुत घटा बिखेरी। बहुत ही अच्छा एक आयोजन होना ज़रूरी है हर जगह में। तो विरासत रीच जो देहरादून में हो रहे बहुत ही अच्छा हो रहे, और मैं चाहता हूं कि ऐसे ही विरासत पूरा देश में किया जाए। विरासत का आयोजन बीते 22 साल देहरादून में किया जा रहा है। कार्यक्रम का मकसद नए कलाकारों को मंच देने के साथ ही क्षेत्रीय संगीत को देश विदेश की दूसरी सांस्कृतिक धाराओं से जोड़ भी है। विरासत एक पूरा एक तरह से पैकेज के रूप में उभर के आता है, जिससे कि भारत से और उत्तराखंड से लोगों का एक इंट्रोडक्शन हो जाता है। इस बार विरासत में प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पद्म भूषण राजन मिश्र और साजन मिश्र, वारसी बंधु, डोना गांगुली और वडाली बंधु जैसी नामचीन शख्सियतें शिरकत कर रही हैं। विरासत में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा भारत के कोने कोने से आए हस्तशिल्प कारीगरों के स्टॉल भी लगे हैं। 28 अप्रैल से 12 मई तक चलने वाले इस कार्यक्रम की शुरुआत उत्तराखंड के राज्यपाल के पाल ने की। दीपक डोभाल, ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी ज़ैल सिंह की आज जयंती है। 1938 में उन्होंने प्रजामंडल नाम की एक राजनीतिक पार्टी बनाई, जो भारतीय कांग्रेस के साथ मिलकर ब्रिटिश विरोधी आंदोलन किया करती थी। 1951 में वो कृषि मंत्री बने। इसके अलावा ज़ैल सिंह 1956 से लेकर 1962 तक राज्यसभा के भी सदस्य रहे। 1972 में वो पंजाब के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए। ज़ैल सिंह ने 1980 में लोकसभा चुनाव जीता और देश के गृह मंत्री का पदभार संभाला।
यानी ज़ैल सिंह 1982 में भारत के 7वें राष्ट्रपति बने थे। 1994 में एक सड़क दुर्घटना में घायल होने की वजह से उनका निधन हुआ था। हिंदी फिल्म जगत के जाने माने फिल्मकार संगीतकार नौशाद की आज पुण्यतिथि है। नौशाद साहब ने जहां एक और फिल्म संगीत को मेलोडी दी, वहीं उसे अपनी शास्त्रीय जड़ों से भी जोड़े रखा। नौशाद साहब ने संगीत की शुरुआती शिक्षा उस्ताद गुरबत अली, उस्ताद यूसुफ अली और उस्ताद बब्बन साहिब से ली। बतौर कंपोजर 1940 में उनकी पहली फिल्म आई प्रेम नगर। फिर 1942 में नई दुनिया में बाकायदा उन्हें संगीतकार का दर्जा मिला। 1944 आते आते नौशाद साहब का रुतबा बढ़ चुका था। उन्होंने अंदाज, बेजुबावरा, मदर इंडिया, मुग़ल आज़म, मेरे महबूब जैसी हिट फिल्में दी। फिल्म जगत में योगदान के लिए नौशाद को 1981 में दादा साहब फाल्के और 1992 में पद्म भूषण से भी नवाजा गया। 5 मई 2006 को नौशाद ने इस दुनिया को अलविदा कहा। मेरा चांद मैं तेरी चांदनी, मैं तेरा राग तू मेरी रागनी हो। नहीं दिल का लगाना कोई दिल लगी, कोई दिल लगी। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया कोई चोरी नहीं की। छुप छुप आहे भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं। कुछ कहते हुए भी डरता हूँ, कहीं भूल से तू न समझ बैठे कि मैं तुझसे मुहब्बत। और अब आखिर में हेडलाइंस। शोपियां में 12 घंटे चला सेना का अभियान। तलाशी के दौरान आतंकियों ने सेना के दस्ते पर किया हमला। एक नागरिक की मौत, 3 जवान घायल। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 2 नक्सली ढेर। सीआरपीएफ और पुलिस के अभियान में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। सुकमा में 11 संदिग्धों से पूछताछ। सार्क उपग्रह की उल्टी गिनती जारी। शाम 4:57 पर होगा प्रक्षेपण। 6 पड़ोसी देशों से अंतरिक्ष के क्षेत्र में बढ़ेगा सहयोग। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की पहली वैधानिक जीत। ओबामा केयर की जगह नया हेल्थ केयर बिल पारित। जून में सीनेट में होगा पेश। और अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में भारत का आज मलेशिया से मुकाबला। फाइनल के लिए जीत जरूरी। 21 साल बाद टॉप 100 में भारतीय फुटबॉल टीम। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। आगे आप देख सकते हैं मैं भी भारत। नमस्कार।